हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हेल्थ एंड डिसीजेस, ये हमारा टॉपिक चालू है। इसमें हमने हेल्थ क्या होती है, डिसीजेस क्या होते हैं, डिसीजेस के टाइप्स और सम डिसीजेस के बारे में देखा, जैसे एड्स देखा, डेंगू देखा, स्वाइन फ्लू देखा, रेबीज देखा। इस ट्यूटोरियल में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब असंसर्गजन्य रोग जो कि किसी के इन्फेक्शन से या किसी के कांटेक्ट से नहीं फैलते। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डिसीजेस विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ऐसे डिसीजेस जो कि किसी के इन्फेक्शन से या फिर बॉडी कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते, उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ईटीसी। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ये क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है, असंसर्गजन्य रोग है। ये किसी के कांटेक्ट में आने से या फिर इन्फेक्शन से नहीं फैलते, ये नॉन इन्फेक्शियस है। चलिए अब एक एक डिसीज के बारे में जानकारी लेते हैं। कैंसर, पहले कैंसर के बारे में देखेंगे। कैंसर यानी कर्क रोग। चलिए देखते हैं। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ यानी अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित, एंड एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी असामान्य, अनियंत्रित और असामान्य जो पेशी की ग्रोथ होती है, वाढ़ होती है, उसे कैंसर बोला जाता है, उसे कर्क रोग बोला जाता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज मिलिग्नेंट ट्यूमर। और जो कैंसरस सेल का जो समूह होता है, जो कर्क रोग की पेशी होती है, उनका जो समूह होता है, उन्हें मिलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा बोला जाता है। आपने कई बार सुना होगा ट्यूमर, ये वर्ड, ब्रेन ट्यूमर ऐसा सुना होगा आपने। तो ये ट्यूमर होता है जो कि ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल्स होता है, उसे हम मिलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। कैंसर जो है वो हमारे अलग अलग अवयवों में हो सकता है, जैसे लंग्स यानी हमारे फुफ्फुस, माउथ हमारा मुंह, टंग जीभ, स्टमक जठर, ब्रेस्ट स्तन, यूटेरस गर्भाशय, स्किन त्वचा एंड टिश्यूज लाइक ब्लड, और कुछ टिश्यूज में भी हो सकता है जैसे ब्लड। आपने ब्लड कैंसर के बारे में सुना होगा, तो ब्लड का भी कैंसर हो सकता है। रीजंस और सिम्टम्स के बारे में हम देखेंगे। पहले हम रीजंस देखते हैं। चलिए क्या क्या रीजंस है। कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट इन फूड, excessive consumption of junk food such as pizza, burger are some of the many possible reasons। क्या बोला गया है? कंजप्शन ऑफ टोबैको, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना यानी धूम्रपान करना, अल्कोहलिज्म यानी मद्यपान, दारू पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट जैसे फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, हमारे आहार में अगर फाइबर कंटेंट कम हो, यानी फाइबर कंटेंट का मतलब चौथा युक्त अन्न पदार्थ, अगर इसका समावेश हमारे फूड में, हमारे आहार में नहीं होगा, तो एक रीजन बन सकता है कैंसर का। और जंक फूड खाना जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ये भी कैंसर के लिए कारणीभूत हो सकता है। तो ये रीजन हो गए। चलिए और एक रीजन है क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी में अल्सो बी अ रीजन। हेरिडिटी से भी कैंसर हो सकता है। हेरिडिटी मतलब अनुवंशिकता। अगर आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कैंसर है तो शायद आपको भी हो सकता है, यानी किसी को भी, जिसके अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को हो तो उसको हो सकता है, क्योंकि कैंसर अनुवंशिकता से भी हो सकता है। अभी हम सिम्टम्स देखेंगे, कुछ लक्षण देखेंगे। क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। क्या बोला है? क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ यानी दीर्घकालीन खोखला, बहुत लंबा चलने वाला खोखला। हॉर्स वॉइस यानी गले में खसखस, जो हमारी आवाज होती है वो थोड़ा हार्श हो जाती है, यानी हमारी आवाज घोघरा बन जाता है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, और जब हम कुछ निगलते तो निगलते समय डिफिकल्टी होती है, हमें तकलीफ होती है। जब हम खाना निगलते हैं, हमारे गले से नीचे जो जाता है तब तकलीफ होती है। तो ये क्या है? कैंसर का एक सिम्टम है। इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन। इनक्यूरेबल स्कैर मतलब हमारे स्किन के ऊपर कुछ चट्टे आ जाते हैं, और जो कि इनक्यूरेबल है मतलब वो ठीक नहीं होते। एंड इन्फ्लेमेशन या फिर सूज, इन्फ्लेमेशन मतलब सूज, हमारे स्किन पे मतलब हमारे बॉडी पे कहीं पे भी स्कार्स और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो भी एक कैंसर का रीजन, सॉरी सिम्टम्स हो सकता है। लम्प्स इन ब्रेस्ट, लम्प्स इन ब्रेस्ट मतलब स्तन में गांठ होना, ये भी एक कैंसर का सिम्टम है, लक्षण है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और बेवजह का वेट लॉस यानी वजन कम होना। अगर बेवजह वजन कम हो रहा है, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही वजन कम हो गया, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अभी क्या बोला गया है? मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी,
बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर की जो निदान करने की मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया है। वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी, ये जो कैंसर के निदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट along with conventional methods like chemotherapy, radiation therapy and surgery, modern techniques like robotic and laparoscopic surgery are also followed। कुछ कन्वेंशनल मेथड्स है, हमारी कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है पुराने जमाने की, हम बोल सकते हैं जो पहले से शुरू है, बहुत पहले से चलती आ रही, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी। उनके साथ कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का भी आजकल इस्तेमाल होने लगा है कैंसर के निदान करने के लिए, जैसे रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये क्या दिखाया गया है, बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन ये मुंह का कैंसर है, कैंसर ऑफ द माउथ। और किस वजह से होता है? तंबाकू खाने से या फिर धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से। तो हमें बोला गया अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग एंड स्मोकिंग। पहले ऊपर एक बात कही गई है, कंट्रोल द डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर्स। अगर हमारा खाना हमारे कंट्रोल में हो, हम अगर हमारी जो खाने पीने की चीजें अगर वो हम हेल्दी फूड खा रहे हो, तो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्यूर द कैंसर। और कैंसर को ठीक करने के लिए, कर्करोग को ठीक करने के लिए शारीरिक व्यायाम और कुछ साथ में मॉडर्न ट्रीटमेंट, कुछ आधुनिक उपचार पद्धति, ये हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कैंसर ठीक हो सकता है, हमारा कैंसर क्यूर हो सकता है। डायबिटीज, अभी हम डायबिटीज के बारे में देखेंगे। डायबिटीज मतलब मधुमेह। अभी आपने कई बार सुना होगा डायबिटीज, या फिर आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो चाय में शक्कर बिना डाले ही चाय पीते हैं, शक्कर बहुत कम खाते हैं, या फिर वो शुगर फ्री, आपने टीवी पे भी एडवर्टाइज देखी होगी, शुगर फ्री। कोई कुछ चीजें होती है जो शुगर फ्री होती है, क्यों होती है, किन लोगों के लिए होती है, और ऐसे कौन लोग होते हैं जो बहुत कम शक्कर खाते हैं, बिना शक्कर की चाय पीते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज होता है, जिन्हें मधुमेह होता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। The hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar glucose in blood। जो हार्मोन है, इंसुलिन नाम का हार्मोन है, जो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाज यानी स्वादुपिंड, उसमें वो प्रोड्यूस होता है, और वो कंट्रोल करता है लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज। हमारे ब्लड में शुगर होती है, ग्लूकोज, उसे कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। अभी कभी कभी क्या होता है, जो इंसुलिन है वो बहुत लो क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, यानी बहुत कम तैयार होता है, और उससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और इसी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज, और इसी आजार को मधुमेह कहा जाता है। तो अगर डायबिटीज क्या है, किसी ने आपको पूछा, तो आप क्या बोलोगे? इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अभी कुछ डायबिटीज के लक्षण बताए गए, सिम्टम्स जो कि हमें दुर्लक्षित नहीं करने चाहिए, इनकी तरफ हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। चलिए देखते क्या है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट मतलब बार बार लघवी आना रात को, बार बार लघवी आना रात को, ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस, या तो बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाना या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाना, घट जाना, ये दो भी सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज के। अभी हम देखेंगे रीजंस फॉर डायबिटीज। कारण क्या है डायबिटीज होने के कारण? चलिए देखते हैं। हेरिडिटी, पहले तो हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता। डायबिटीज अनुवंशिकता से हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को हो तो आपको भी वो हो सकता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी लट्ठपना, अगर कोई बहुत ज्यादा लट्ठ व्यक्ति है, बहुत ज्यादा जाड़ व्यक्ति है, जिसके शरीर के ऊपर चर्बी बहुत ज्यादा है, तो उसे डायबिटीज होने के चांसेस है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे, शारीरिक व्यायाम का अगर अभाव है, तो डायबिटीज होने के चांसेस है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तान या तनाव बोल सकते हैं। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज्यादा बेवजह, तो डायबिटीज हो सकता है। तो रीजन क्या क्या है? हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। अगर आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन करके लेने, तो डायबिटीज के बारे में आप सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन करके ले सकते हैं। अभी हमें बोला गया है क्या, डू यू नो, आप जानते हो क्या? इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के जो रुग्ण है वो इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा है। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। अभी के टाइम पे हमारे देश में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज हुआ है। डायबिटीज के रुग्ण लगभग 7 करोड़ है इस टाइम पे हमारे देश में। प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए, प्रतिबंधात्मक उपाय क्या है?
Following the proper diet, medicine and exercise under the supervision of doctor helps to keep the diabetes under control. अगर आप डॉक्टर के कहने के अनुसार डाइट लेते हो, आहार लेते हो, मेडिसिन लेते हो यानी दवाइयां लेते हो और एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हो। इसलिए बोला गया है कि डॉक्टर की बात सुन के हमारा आहार, हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए, हम मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट डिसीजेस, अभी हमें हृदय विकार के बारे में देखना है। हार्ट डिसीजेस यानी हृदय विकार। Efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscle। क्या बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई, हमारा जो खून का सप्लाई वो हार्ट तक बहुत कम पहुंचता है और इसी की वजह से ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड से कैरी होता है, तो अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा हार्ट पे, और इसी की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं वो भी हार्ट को नहीं पहुंचते। तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई नहीं होते हमारे हार्ट के मसल को, हमारे जो हृदय के स्नायु है उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिलता। तब इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। यहाँ पे SRESS लिखा है, प्रिंट मिस्टेक है, STRESS स्ट्रेस की स्पेलिंग है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। इससे क्या होता है, हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मोर वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और इसी की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, तान आता है। दिस मे कॉज हार्ट अटैक, और इसी से हार्ट अटैक हो सकता है। इससे हृदय विकार का झटका, हम बोलते हैं हृदय विकार का झटका, हार्ट अटैक हो सकता है। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन यानी डॉक्टर को जल्दी से ताबड़तोड़ बोलना चाहिए या फिर उनके साथ बात कर लेनी चाहिए एंड ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, उपचार शुरू कर देना चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। अभी कुछ सिम्टम्स बताए गए, लक्षण जो कि हार्ट डिसीजेस के, हृदय विकार के, चलिए देखते हैं क्या है। सेवर चेस्ट पेन्स, पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनइजीनेस, ट्रिमर्स। क्या बोला गया है, सेवर चेस्ट पेन, हमारी जो छाती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होना। पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, हमारे कंधे, हमारी मान और हाथों में दर्द होना। क्रैम्प्स इन हैंड, हमारे हाथों पे पेटके आना, मराठी में पेटके बोलते। अनइजीनेस, ट्रिमर्स, अनइजीनेस मतलब अस्वस्थ लगना, बेचैन होना। ट्रिमर्स मतलब थरथर कांपना, कभी कभी हम कांपने लगते थरथर, तो ये क्या हुए, हार्ट डिसीजेस के सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। अभी हम रीजंस के बारे में देखेंगे। रीजंस यानी कारण, हार्ट अटैक के कारण, रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, हृदय विकार का जो झटका होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी। क्या बोला गया है, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, अल्कोहलिज्म मद्यपान यानी दारू पीना, डायबिटीज मधुमेह, देखिए डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, मधुमेह के कारण। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तदाब, अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर बहुत हाई होता होगा तो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। ओबेसिटी लट्ठपना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम का अभाव, हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता से भी हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तान तनाव। एंगर गुस्सा, बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा राग आ रहा है तो उससे भी हार्ट डिसीज हो सकता है या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। एंग्जाइटी यानी चिंता, बेवजह जो चिंता करते हैं कुछ लोग, उन्हें हार्ट डिसीज होने का, हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा होता है। तो ये हो गए रीजंस, हमने सिम्टम्स देखे, रीजंस देखे और कुछ पॉइंट्स देखे हार्ट डिसीज के बारे में। अगर आपको नोट डाउन करके लेने तो आप ये नोट डाउन करके ले सकते हो। फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज, हृदय विकार के लिए प्रथम उपचार। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, पहले तो 108 को कॉल कीजिए यानी एम्बुलेंस आ जाएगी। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स, पेशेंट शुद्धि में है या नहीं ये चेक करने के लिए उसके कंधे को हिला के देखिए। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन हार्ड सरफेस एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। क्या बोला गया है कि पेशेंट को पहले सुलाइए, किस पे, बैक पे, उसके पीठ पे सुलाइए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और हार्ड सरफेस पे मतलब नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा कड़क होना चाहिए, स्मूथ सरफेस पे मत सुलाइए, हार्ड सरफेस पे सुलाइए। एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट मतलब क्या होता है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट मतलब छाती पे दाब देना होता है। आगे बताया, इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 and 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। छाती के बीचों बीच हाथ रख के दबाना पड़ता है कम से कम 30 बार एट द रेट ऑफ 100 and 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। एक मिनट में 120 से
सॉरी 1 मिनट में 100 से 120 दाब, इस गति से किमान 30 टाइम्स हमें दबाना पड़ता है छाती के बीचों बीच, उसे बोलते हैं कॉल्स, COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इससे हेल्प होती है पेशेंट को। अभी यहाँ पे हार्ट डिसीजेस बीच में दिया गया है और उसके आजू बाजू कुछ चीजें दी गई। क्या है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या बोला गया है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, और जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो क्या है? हृदय प्रत्यारोपण, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स यानी स्टेंट्स डालना, और पेसमेकर फिट करना। ये क्या हुए? ये कुछ उपचार से हार्ट डिजीज के ऊपर, ये कुछ हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट से हार्ट डिसीजेस के ऊपर आपको याद रखनी होगी, या फिर आप ये नोट डाउन करके लीजिए। अभी बोला गया है ऑलवेज रिमेंबर ईच डिसीज हैज स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन। हर आजार का, हर रोग का कुछ वैज्ञानिक कारण होता है, साइंटिफिक रीजन होता है। डिसीजेस डू नॉट ऑकर ड्यू टू डिवाइन कर्स और हेटिंग बाय एनीवन। और जो डिसीजेस है, जो रोग है, वो डिवाइन कर्स से नहीं होते, यानी कुछ दैवी प्रकोप होता है, उससे डिसीजेस, कुछ आजार नहीं होते। और हेटिंग बाय एनीवन, और कोई नजर लगाएगा इससे भी नहीं होते। Diseases can be cured by the proper medical treatment and not by chanting mantras or performing magical tricks। और जो हमें डिसीजेस क्यूर कैसे हो सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट से, यानी अगर आप दवाइयां लेते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, तो डिसीजेस कम होते। नॉट बाय चैंटिंग मंत्रास, यानी कुछ भोंदू बाबा के पास जाके कुछ मैजिकल ट्रिक्स, कुछ काला जादू करके डिसीजेस ठीक नहीं होते, ऐसा बोला गया है। ये आपको याद रखना है। मिस यूज ऑफ मेडिसिन। मिस यूज ऑफ मेडिसिन मतलब औषधों का गैर वापर, हमारी जो औषधि होती है उनका गैर वापर, उसका मिस यूज कैसे? चलिए देखते हैं। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। कुछ लोग होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर से पूछे भी नहीं, डॉक्टर को नहीं पूछते, खुद से ही दवाइयां लेते हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट अवर बॉडी। और अगर वो दवाइयां ज्यादा हो गई, उनका ओवरडोज हो गया, तो उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होता है। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर। जैसे बोला गया ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स, अगर पेन किलर्स का अति वापर हो गया, पेन किलर्स मतलब वेदना शामके, उसका परिणाम क्या होगा? डैमेज नर्वस सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम खराब हो सकती है, हमारी चेता संस्था पे उसका असर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन संस्था, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, या फिर हमारा लीवर यानी यकृत, इनके ऊपर उसका बुरा असर हो सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नौसा, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग, ETC। अगर एंटीबायोटिक का ओवरडोज हो गया, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, अगर उसका ओवरडोज हो गया, उसका अगर हमने अति वापर कर लिया, तो नौसा मतलब मलमल, स्टमक एक मतलब पोट दुखी, डिसेंट्री तो आपको पता है, डिसेंट्री यानी जुलाब लगना, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग, या फिर हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर पांढरे चट्टे, व्हाइट कलर के रैशेस होते हैं, चट्टे होते हैं, या रैश मतलब हम बोल सकते हैं पुरल, यानी हमारी बॉडी के ऊपर पुरल, और व्हाइट पैचेस ऑन टंग मतलब चट्टे, यानी जीभ, हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर चट्टे आते हैं व्हाइट कलर के। तो ये क्या हुए? सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है किसके? अगर हम एंटीबायोटिक्स को ज्यादा यूज करते हैं, ओवरडोज लेते हैं तो। जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन मतलब, जेनरिक मेडिसिन आपने नाम कई बार सुना होगा, टीवी में भी एडवर्टाइज आती है जेनरिक मेडिसिन के बारे में। जेनरिक औषधि आपने कई बार मेडिकल स्टोर्स भी देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा होता है जेनरिक मेडिसिन। क्या होते हैं जेनरिक मेडिसिन? कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए दवाइयां खरीदना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कीमत उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे वो नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन उनके लिए ही नहीं, सबके लिए, वो थोड़ी सस्ती मिलती है। चलिए जेनरिक मेडिसिन के बारे में और जानकारी लेते हैं। जेनरिक मेडिसिन आर आल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन को जनरल मेडिसिन भी कहा जाता है। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, और एक किसी पेटेंट के बगैर ही मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी तैयार की जाती है। उनकी निर्मित और वितरण किसी भी पेटेंट के बिना होता है, कोई पेटेंट नहीं होता। These medicines are at par in quality with branded medicines, और इन मेडिसिन की, जेनरिक मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी के बराबर ही है, उनसे कम बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फार्मूला इज रेडीली अवेलेबल। और इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इन्हें निर्माण करने का जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी वजह से उनका जो मेडिसिन जो है वो बहुत कम रेट में मिल जाती है, क्योंकि रिसर्च करने पे भी एक्सपेंस नहीं होता, संशोधन करने पे भी कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो फार्मूला होते हैं वो पहले से ही उपलब्ध होते हैं, पहले से ही अवेलेबल होती है, इसलिए इनकी जो कॉस्ट होती है जेनरिक मेडिसिन की वो कम होती है। गरीबों के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है।
Government of India declared the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana on 1st July 2015. In this scheme, best quality medicines are made available in affordable prices to citizens. Jan Aushadhi stores are launched for this purpose. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को लाई गई थी। इस स्कीम में जन औषधि स्टोर पे बहुत सस्ते और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिलने लगती है। तो ये जानकारी है आपको पता होनी चाहिए, या फिर शायद आपको ये पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली हमारी, और डिसीजेस मतलब आजार। अब हमारी लाइफस्टाइल और जो डिसीजेस है उनके बीच का कुछ कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। लाइफस्टाइल मतलब क्या, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारे जो दिनचर्या है, और टाइप ऑफ फूड, और हम किस तरीके का आहार लेते हैं, हम दिन भर में क्या क्या खाते हैं, ये हमारी होती है लाइफस्टाइल। अभी चलिए देखते हैं। व्हाई पीपल गेट सिक फ्रिक्वेंटली और राइट लाइफस्टाइल हमें दिखाया गया है। 2 पॉइंट्स दिए गए। व्हाई पीपल गेट सिक फ्रिक्वेंटली, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब ऐसे ही बीमार पड़ जाते बहुत बार। और राइट लाइफस्टाइल बोला गया। राइट लाइफस्टाइल माने हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। पहले तो देखते हैं व्हाई पीपल गेट सिक फ्रिक्वेंटली, लोग बीमार क्यों होते हैं। स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग। स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, बहुत देर से उठना। सुबह उठते हैं कुछ लोग, बहुत देर से उठते हैं, तो इससे भी वो आजार, इससे भी डिसीजेस होने के चांसेस है देर से उठने से। गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, रात को देर से सोते हैं और इसीलिए तो देर से उठते हैं सुबह, तो ये बुरी आदत है। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, तो इससे हम बीमार हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग्स, हमारे जो खाना खाने की टाइमिंग्स है उनमें हम चेंजेस करते रहते हैं। रोज का हमारा सेम टाइम नहीं होता, कभी हम 12 बजे खाते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। हमारा जो टाइमिंग है खाना खाने का वो फिक्स नहीं होता, और इससे डिसीजेस होने के चांसेस है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज का लैक यानी शारीरिक व्यायाम का अभाव। अभी बच्चे तो कूदते खेलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो जो ऑफिस में बैठे रहते हैं उनका कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, और इसी की वजह से उन्हें डिसीजेस होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। कंजप्शन ऑफ जंक फूड। कंजप्शन ऑफ जंक फूड मतलब जंक फूड खाना, जैसे बर्गर, पिज्जा, ये जंक फूड है। इनका अगर हम ज्यादा सेवन करते तो हमें डिसीजेस होने के चांसेस है, हम सिक हो सकते हैं, हम आजारी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे राइट लाइफस्टाइल, यानी हमारी जीवन शैली योग्य कैसी होनी चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। चलिए देखते हैं। सफिशिएंट स्लीप, हमें पूरी नींद चाहिए, मतलब हमें सफिशिएंट स्लीप चाहिए। हमारी जो झोप है या फिर हम बोल सकते हैं नींद, वो अच्छी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। स्लीप अर्ली वेक अर्ली, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। स्लीप अर्ली वेकअप अर्ली, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। राइट फूड यानी अच्छी चीजें खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज्यादातर घर का खाना खाना चाहिए जो कि हेल्दी हाइजीनिक इन्वायरमेंट में बना हुआ हो। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगासनास एंड प्राणायाम। योगासना मतलब आपको पता है योग और प्राणायाम, प्राणायाम योग ये करना चाहिए। और जो प्राणायाम योग होता है वो अगर आपको नहीं पता तो ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में करना चाहिए जिसे इसके बारे में जानकारी हो। गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। प्राणायाम, योगा और जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हो वो आपके शरीर के हिसाब से आपको कितना सूट होता है उसके हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया पीपल क्यों सिक होते हैं फ्रीक्वेंटली, और राइट लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे हम फ्रीक्वेंटली सिक ना हो। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे हमें दिखाया गया है, हमारे बुक में इंफॉर्मेशन है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे यानी जागतिक आरोग्य दिन, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे यानी जागतिक रक्तदान दिन, वर्ल्ड हार्ट डे जागतिक हृदय दिन, वर्ल्ड डायबिटीज डे जागतिक मधुमेह दिन। कौन से होते चलिए देखते। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर और वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। तो आपको याद रखना है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपके काम आएगा या फिर आपके बुक में दिए गए तो इससे आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अभी हमें नीचे कुछ दिया गया है, क्या है? अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वो जानिए। ब्लड डोनेशन आपने कई बार सुना होगा, रक्तदान का इंपॉर्टेंस, ब्लड डोनेशन जानिए। 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time. For example, RBCs, WBCs and platelets. अगर आप 1 unit blood donate करते हो तो आप 3 needs किसी भी पर्सन की पूरी कर सकते हो। 3 जरूरतें जैसे RBCs, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड प्लेटलेट्स।
आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आप उसे दे सकते हो। 1 यूनिट ब्लड मतलब लगभग 525 मिलीलीटर ब्लड होता है, लगभग। वन कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स ईयर। अगर आप साल में 4 बार ब्लड डोनेट करते हो तो आप एक साल में 12 लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। इसलिए ब्लड डोनेशन का एक इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से हमारा आई डोनेशन होता है, नेत्रदान, बहुत सारे डोनेशन होते हैं। बहुत लोग तो हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करते हैं मरने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है डोनेशन का, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन। अगर आपसे हो सकता है तो साल में कम से कम 1-2 बार तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपके बॉडी के अंदर अच्छा खून होना और आप बीमार नहीं होने चाहिए। आपका जो खून है वो अच्छा होना चाहिए। चलिए आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, हेल्थ एंड डिसीजेस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।